9 अगस्त 1945 नागासाकी के आसमान पर तबाही का फाइटर प्लेन B-29 उड़ रहा था। तभी इस प्लेन से एक फैटमैन नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी की जमीन पर गिराया गया और चंद लम्हों में पूरा शहर बस मलबे के रूप में दिखाई दे रहा था। और इस तरह से अमेरिका ने दुनिया को सबसे बुरा दिन दिखा दिया था और आज भी नागासाकी इस दर्द से उबर नहीं पाया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस दिन ये दर्द जापान के नागासाकी पर नहीं बल्कि जापान के एक दूसरे शहर क्योटो पर गिराया जाने वाला था। क्योंकि क्योटो जिसकी संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होकर मोदी जी बनारस को इसी शहर की तर्ज पर डेवलप करने की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको हैरान कर सकती है कि सबसे भयंकर तबाही की वजह से दुनिया भर में फेमस हुए नागासाकी की किस्मत को क्योटो ने खराब किया था। और आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि क्योटो की जगह नागासाकी को इसलिए चुना गया था क्योंकि अमेरिका के वॉर मिनिस्टर ने वहां पर अपना हनीमून मनाया था। इसलिए महज एक हनीमून के चक्कर में क्योटो तो बच गया लेकिन नागासाकी बर्बाद हो गया। क्या है पूरी कहानी, आइए शुरू से समझते हैं। 6 अगस्त को अमेरिका के परमाणु हमले ने हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया था। हर तरफ तबाही का मंजर था और धरती मलबे से पटी हुई थी। हवा में करा रहे लोगों की आवाज गूंज रही थी। आसमान धुएं के काले बादलों से ढका हुआ था। हिरोशिमा बर्बाद हुआ लेकिन इसकी बर्बादी ने एक दूसरे शहर को बचा लिया और ये शहर था कोकुरा। 9 अगस्त को अमेरिकी वायुसेना के B-29 बॉम्बर प्लेन को कोकुरा शहर पर दूसरा परमाणु हमला करना था। लेकिन इस शहर के लिए रक्षक बने आसमान में छाए बादल और हिरोशिमा से उठा हुआ धुआं। परमाणु हमले के बाद उठे हुए धुएं ने आसमान को काला कर दिया था, मानो ये बादल अमेरिकी बॉम्बर प्लेन का विरोध करने के लिए काले झंडे दिखा रहे हो। ऐसे में टारगेट नजर नहीं आ रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका को अपने प्राइमरी टारगेट को अबॉर्ट करना पड़ा और कोकुरा शहर हमले से बच गया। लेकिन इसकी भरपाई नागासाकी को करनी पड़ी जो पहले टारगेट लिस्ट में बहुत पीछे था। या यूं कहें कि मई 1945 आते आते 2 पहाड़ियों के बीच बसे इस शहर को टारगेट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। अमेरिकी विमान अपने सेकेंडरी टारगेट नागासाकी की ओर निकल पड़ा। इस तरह कोकुरा पर आने वाली तबाही 9 अगस्त 1945 को सुबह 11:02 पर परमाणु बम फैटमैन के रूप में नागासाकी पर बरसी। लेकिन दोस्तों, कोकुरा से भी बेहतरीन लक एक क्योटो शहर का था। अगर भाग्य ने क्योटो का साथ न दिया होता तो कोकुरा में मिशन अबॉर्ट करने के बाद फैटमैन का कहर यहीं बरसता। अगर शुरुआत से देखें तो 27 अप्रैल 1945 तक अमेरिका परमाणु हमले का फैसला कर चुका था। यही वजह थी कि इसी दिन पेंटागन में अमेरिका की टारगेट कमेटी की पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को तय करना था कि परमाणु हमला जापान के किन शहरों पर किया जाएगा। इस मीटिंग में उन शहरों को टारगेट लिस्ट में शामिल किया जाना था जो बड़े हों, जिनकी चौड़ाई 3 मील से ज्यादा हो, उस शहर की आबादी अच्छी खासी हो। इसके साथ ही इन शहरों पर हमले का दूसरा आधार ये था कि जहां हमला हो उस शहर में बड़े मिलिट्री बेस मौजूद हो जो जापानीज को युद्ध में सहायता कर रहे हो। इसके अलावा एक और एटम बम का निशाना बनने वाला ऐसा हो जिसे अमेरिकी वायुसेना ने अब तक तबाह ना किया हो। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि तब तो अमेरिका को जापान की राजधानी टोक्यो को अपनी लिस्ट में रखना था। लेकिन इस लिस्ट में टोक्यो का नाम नहीं था क्योंकि मार्च 1945 में US एयरफोर्स टोक्यो जैसे शहर पर बमबारी करके उसे तबाह कर चुकी थी। इसलिए काफी मतपची के बाद अमेरिका ने अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के पहले परमाणु हथियार हमले के लिए जापान के करीब 17 शहरों को चुन लिया था। टारगेट लिस्ट में उन शहरों को सबसे ऊपर रखा गया जो अभी तक अमेरिका के सैन्य हमलों से अछूता या कम नुकसान पहुंचाने वाला शहर था। इसमें हिरोशिमा टॉप पर था। इसके बाद नंबर था जापान के ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर क्योटो का, क्योंकि क्योटो जहाँ कुछ महीने पहले जापानी पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे को गोली मारी गई थी। ये दोनों शहर टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर पूरी तरह से मार्क्ड हो गए जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख जनरल लेस्ली ग्रोव्स ने इस पर मोहर लगा दी। अब यहाँ पर अगर आप मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम सुनकर सोच रहे हैं कि ये क्या बला है, तो आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पहला परमाणु बम बनाने के लिए US ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसका नाम मैनहट्टन परियोजना थी। अब ये बात सोचने वाली थी कि अमेरिका क्योटो पर क्यों हमला करना चाहता। तो आपको बताएं कि क्योटो जैसे शहर पर परमाणु हमला करने का मुख्य कारण था इसकी खूबसूरती, उसका डेवलपमेंट। परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारियों का मानना था कि जो शहर जितना डेवलप्ड होगा परमाणु बम से होने वाली तबाही उतनी साफ नजर आएगी। क्योंकि क्योटो शहर में कई मेजर यूनिवर्सिटीज थी और कई बड़े उद्योग यहाँ से चलाए जाते थे। इसके साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस शहर का काफी महत्व था। यहाँ 2000 बौद्ध मंदिर और कई ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद थीं। ऐसे में अमेरिका इस हमले से जापानीज से उनका अतीत और उनकी विरासत छीन सकता था। इसलिए जापान के लिए क्योटो की अहमियत को देखते हुए बैठकों में इसे पहला टारगेट तय किया गया। वहीं दूसरी तरफ नागासाकी का नाम इस लिस्ट में कहीं नजर नहीं आ रहा था।
अप्रैल की मीटिंग में टारगेट लिस्ट में इस शहर की मौजूदगी दर्ज थी, लेकिन मई में ये लिस्ट से बाहर हो गया। इसके पीछे कारण ये था कि शहर 2 पहाड़ियों के बीच फंसा था। इसके अलावा शहर में युद्ध बंदियों का एक कैंप भी था, जिसमें एलाइज कंट्रीज के मिलिट्री ऑफिसर और जवान बंदी थे। परमाणु हमले की स्थिति में इनके भी मारे जाने की आशंका थी, इसलिए शहर पर ज्यादा विचार नहीं किया गया। ऐसे में क्योटो जैसे विकसित शहर का बर्बाद होना तय हो गया था, लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। इसलिए इन परमाणु वैज्ञानिकों और मिलिट्री ऑफिसर्स का निर्णय अंतिम नहीं था। इसे मात्र एक सुझाव माना जा सकता है, जिस पर फैसले लेने वाले थे हेनरी एल स्टिम्सन, जो कि उस समय अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी एक तरह से युद्ध मंत्री का पद संभाले हुए थे। ऐसे में युद्ध से जुड़े सभी फैसलों में उनका मेजर रोल था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के करीबी होने की वजह से वो कई फैसलों को टालने और बदलने की क्षमता भी रखते थे। इसलिए 30 मई 1945 को अमेरिका में हुई एक और मीटिंग में ग्रोव्स द्वारा क्योटो पर हमले के प्रस्ताव के जवाब में स्टिम्सन ने उनसे साफ शब्दों में कह दिया, मैं नहीं चाहता कि क्योटो पर बम गिराया जाए। स्टिम्सन के इस जवाब ने ग्रोव्स के साथ ही साथ सभी अधिकारियों को हैरान कर दिया, क्योंकि इसके लिए काफी हद तक तैयारियां हो चुकी थी। मिलिट्री ऑफिसर्स और परमाणु वैज्ञानिक क्योटो को टारगेट लिस्ट से हटाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन स्टिम्सन के लिए ये बड़ी बात बन चुकी थी। वो इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के सामने गुहार लगाने को भी तैयार थे और उन्होंने लगाई भी। स्टिम्सन ने राष्ट्रपति से कहा कि क्योटो कल्चरल सिग्निफिकेंस का सेंटर है और इसके साथ जापानीज की गहरी भावनाएं और संवेदनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। उनका कहना था कि अगर लिस्ट में क्योटो का एलिमिनेशन नहीं किया गया तो इस तरह की कठोर कार्रवाई के बाद जो कड़वाहट पैदा होगी, उसे देखते हुए युद्ध के बाद जापानीज के साथ अमेरिका का मेल मिलाप लगभग असंभव सा होगा और इसका लाभ रूस को मिल सकता है। इस बात को स्टिम्सन ने अपनी डायरी में भी लिखा था। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि उनकी बातों से राष्ट्रपति सहमत भी हो गए। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने शक्तिशाली देश का युद्ध मंत्री भला क्योटो को क्यों बचाना चाहता था, और इतनी सी बात के लिए वो अपने वैज्ञानिकों और मिलिट्री ऑफिसर्स के खिलाफ जाकर राष्ट्रपति तक क्यों पहुंच गया। तो आपको बताया कि क्योटो शहर स्टिम्सन के दिल के काफी करीब था। इस शहर से उनकी कई यादें जुड़ी हुई थी और ये यादें उनकी पर्सनल लाइफ की थी, क्योंकि इसी शहर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ खास पल बिताए थे जिन्हें वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दरअसल वकालत के अपने करियर की शुरुआत करने वाले स्टिम्सन 1920 के दशक में फिलीपींस के गवर्नर जनरल थे। इसी दौरान वो अपनी पत्नी माबेल वेलिंगटन व्हाइट के साथ साउथ जापान में मौजूद क्योटो शहर की वादियों में हनीमून मनाने गए थे। ऐसे में शहर उनकी यादों और मैरिड लाइफ का हिस्सा था, जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। और राष्ट्रपति ट्रूमैन के साथ लंबी बातचीत के बाद उन्होंने एक कर दिखाया। क्योटो टारगेट लिस्ट से हटा दिया गया और इस शहर के सिर से खतरा टल गया, मगर इसके बदले नागासाकी शहर को कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी छोटे से शहर नागासाकी की तबाही की कहानी, जो बेचारा किसी दूसरे की अच्छी किस्मत का शिकार हो गया और आज भी अपनी बुरी किस्मत की वजह से बर्बादी का रेडियो एक्टिव दुख झेल रहा है। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं दोस्तों? क्या अमेरिका अगर क्योटो शहर पर बम गिरा देता तो आज जिस तरह से उसने जापान में डीमिलिटराइजेशन के नाम पर उसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, ये काम उस समय पॉसिबल हो पाता? या क्योटो पर हमला अमेरिका पर एक और हमले की शुरुआत होती? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।